वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर हमने कल सीखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके साथ साथ हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे जब हम जाते हैं तो आपकी किताब में जो एक्सरसाइज है वो बहुत सारे आइडियाज़ को गवर्नमेंट करती है, और जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जिस तरह ग्रेजुअली होनी चाहिए उस तरह से किताब में नहीं है। एनी हाउ, मैं इस वक्त एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ। एक्सरसाइज में से एक सवाल मैंने आप लोगों को करने के लिए भी दिया था, कुछ एक दो सवाल हमने पहले डिस्कस भी किए, लेकिन मैं जो कुछ हमने अब तक सीखा है मैं उसको सम अप कर देना चाहता हूँ थ्रू दी एक्सरसाइज। तो लेट्स सी दैट कि एक्सरसाइज कौन सी है और हम उसमें से क्या सीखने जा रहे हैं आज। सो दिस इज एक्सरसाइज 19.1 है, क्लास 10th। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने शायद किया था, स्पेसिफाई टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ही हमने किया था। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है, आई होप दिस शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें आपको रोज को काउंट करना है, कॉलम्स को काउंट करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक आइडिया पे बात कर रहा है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त है अभी, तो क्वेश्चन 3 को फिल वक्त हम रोक रहे हैं। इसको मैं आपको बाद में कराऊंगा कि जो बात इसमें की जा रही है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिनके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 2 टाइप्स इसमें बताई गई हैं। सो जस्ट टू सेव द टाइम मैं एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 और फिर क्वेश्चन नंबर 9 करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन 10 ज़्यादा बेसिक है। ठीक है, सो एंड देन ग्रेजुअली वी विल डू डिफरेंट क्वेश्चंस, अस्यूमिंग दैट कि आप इसकी जो तरतीब है ये आपको सीखने में हेल्प देगी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 कह रहा है इफ ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए, इनका ऑर्डर भी 3/3 है, x -1 and y 2 0 3 and z 3 and 2। इफ़ का मतलब इसमें ये कहा है कि ये 2 मैट्रिक्स हैं जो बराबर हैं, आपस में इक्वल हैं, बस इफ़ की इतनी सी बात है। और आपसे कहा जा रहा है ए इसमें से वैल्यू निकाल लें, ए बी सी डी एक्स वाई एंड जे की। इसमें से 7 अननोन्स हैं जिसकी की वैल्यू आपको ढूंढनी है। यानी आप इस साइड पे देखें जो मैट्रिक्स है उसमें क्या दिया हुआ, 3ax 3ax, this is okay, and then b0c and then 2 3 and d। तो ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हमने शुरू में डिस्कस किया था जब मैट्रिसेस को पढ़ रहे थे, कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो याद रखिए 2 मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं। ये थोड़ा लिखने में मेरा वाइड सा हो गया, लेकिन गौर करें तो सबसे पहले इक्वालिटी के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सो यू कैन चेक कि इसका ऑर्डर और दोनों जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर क्या है। तो इसके अंदर देखिए 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। मैं एक्स्ट्रा लाइंस नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ उस वक्त। सेम है यहाँ पे देखिएगा, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स, तो इस दोनों का ऑर्डर सेम है। अब यहाँ पे जब इफ़ का लफ्ज़ लगा दिया गया है तो हमें इक्वालिटी को चेक नहीं करना है। उन्होंने हमें एक कंडीशन दे दी है कि दोनों इक्वल हैं। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड है, वो हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एक्स वाई एंड जी। ये 7 अननोन्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, हमें उनकी वैल्यू मालूम करनी है। इक्वालिटी के लिए जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ऑर्डर अगर सेम है तो इनके जो
अंदर मेंबर्स हैं, जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, जो एक स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये x है यहाँ पे, दिस इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और यहाँ पर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू है बिल्कुल सेम होनी चाहिए अगर ये इक्वल हैं। हम इसी आइडिया को पिक कर रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, ये तो ऑलरेडी हमें बता दिया गया। इसका मतलब तो जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके अंदर वो भी बिल्कुल सेम होंगे, इक्वल नहीं कह रहा हूँ, सेम होंगे, एक ही एलिमेंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, मैं इसको कोई टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं लिखना चाह रहा हूँ, ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। सो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो मेंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यहाँ x है और यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लिहाजा एक चीज़ हमें पता चल गई कि x इज इक्वल टू 3। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई इक्वेशंस नहीं बनेंगी, पॉसिबल नहीं है। 7 वेरिएबल्स की अगर कोई इक्वेशन बनाना चाहे तो हमें कम से कम 7 इक्वेशंस चाहिए। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, अब देखिए इसी रो में चल रहे हैं, पहली रो में, और हम दूसरे कॉलम में आ रहे हैं। ये सेकंड कॉलम है, यहाँ लिखा हुआ है -1 और यहाँ लिखा हुआ है a। इस तरह इसका मतलब a और -1 बिल्कुल सेम चीज़ होंगे। सो वी गॉट अनदर वैल्यू a इज इक्वल टू -1। फिर हम जा रहे हैं थर्ड कॉलम में। ये थर्ड कॉलम है आपका हेयर, और फर्स्ट रो चल रही है, तो यहाँ पे है y और यहाँ पर है x। इसका अगर चूँकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब ये वैल्यू भी सेम होगी। ये थर्ड कॉलम है यहाँ पे, और थर्ड कॉलम की फर्स्ट रो में लिखा हुआ है x। सो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू x। थोड़ा सा डिफरेंट इक्वेशन है, इसकी वैल्यू मालूम नहीं है आपको, लेकिन आपको चूँकि x की वैल्यू तो मालूम है, तो आप इस जगह से इस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। सो y किसके बराबर हुआ, 3 की। इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब हम जा रहे हैं सेकंड रो में। सेकंड रो ये है, देखिए यहाँ सेकंड रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में जो मेंबर जो वैल्यू है वो 2 है, और यहाँ पर क्या है b। तो इसका मतलब आपको b की वैल्यू मालूम हो गई। सो वी हैव गॉट b इज इक्वल टू 2। सेम वे अगर हम देखें, चूँकि इक्वालिटी एग्जिस्ट करती, ये नहीं हो सकता था कि यहाँ पे कुछ अलग नंबर होता, दोनों जगह पे 0 ही है, तो इसका मतलब इक्वल है। लेकिन जब हम सेकंड रो के थर्ड कॉलम में जाते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ पर c है, तो इसका मतलब c की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके, सो वी आर थ्रू सेकंड रो नाउ। अब हम जा रहे हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो पे यहाँ पे पहले कॉलम में लिखा हुआ है z और यहाँ लिखा हुआ है 2। सो हमें z की वैल्यू मालूम होगी, z बराबर है 2 के। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद जिसके सेकंड कॉलम में देखते हैं, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो ये 3 होना ज़रूरी है। अगर नंबर्स हैं तो दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखें तो अननोन है, एक d है, जबकि यहाँ पे है 2, तो इसका मतलब d की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर। नाउ आई नीड टू काउंट कि हमने तमाम के तमाम अननोन्स को मालूम कर लिया है या नहीं। a b c d x y and z 7 अननोन थे और हमने सातों की वैल्यू मालूम कर ली है। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, जो मुझे एक्सरसाइज में मेन प्रॉब्लम नज़र आ रही है, जो सीखने में बहुत बड़ी हिंड्रेंस पैदा कर रही है, कि एक रूल, एक उसूल को ग्रेजुअली बिल्ड किया जाए और उसके अंदर बताया जाए कि इस उसूल से रिलेटेड ये चीज़ है। तो बहुत रैंडमली और बहुत सारी एक्सरसाइज दे दी गई हैं। दूसरा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक्सरसाइज में एड्रेस नहीं किया गया, विच आई वॉन्ट यू टू लर्न। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बेस्ड है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स की इक्वल होने की जो खुसूसियत है, जो खूबी है, जो क्वालिटी है, ये उसकी मदद से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मतलब हमने जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को सीखा था, हमने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा है। बिल्कुल यही चीज़ क्वेश्चन नंबर 9 में है।
मैं इसको भी कर रहा हूँ यहाँ पे, हालांकि कोई इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन आई जस्ट वांट टू शो यू कि इक्वालिटी समटाइम किस तरह से हमें यूज़ करनी पड़ सकती है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ द सेम एक्सरसाइज और सेम रूल पे बेस है ये। अब इसको क्वेश्चन नंबर 9 में लेके गए हैं, जबकि एक्सरसाइज के शुरू में जो कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किए हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू दिस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। एनीहाउ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तरतीब को, किताब की तरतीब के बजाय हम उस तरतीब से चलें कि जिस तरतीब से हमने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। इट सेज इफ देयर आर टू मैट्रिसेस गिवन, उनका सम इक्वल है एक और थर्ड मैट्रिक्स के। देखिएगा सिंपल मैट्रिसेस हैं A, B, C and D। दूसरा मैट्रिक्स है 3, -1, 1 and 0, और ये बराबर है 1 0 0 1। इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इफ़, अगर ये चीज़ है ट्रू है देन फाइंड ए बी सी डी। 4 अननोन है ए बी सी डी, उसकी वैल्यू आपको इसमें मालूम करनी। वो अननोन भी आपको नज़र आ रहे होंगे इसके अंदर, ए बी सी डी पहले मैट्रिक्स में। ये इक्वल क्या है, ये पूरे के पूरे दोनों मैट्रिक्स का सम इसके इक्वल है, ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। तो इक्वलिटी तब अप्लाई होगी जबकि हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने की कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो लकीली यहाँ पे चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, चारों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। मुझे इसी बात की प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो बुक में दी गई हैं उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को फोकस किया गया है। स्क्वायर मैट्रिक्स स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक है जो कि एक नई विंडो खोल देता है मैट्रिसेस में। और मैं चाहता हूँ कि पहले हम मैट्रिसेस को जनरली देखें, उसके बाद में स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं जो कि स्पेशल अटेंशन रिक्वायर है इनके लिए। एनीहाउ, तो यहाँ पे हम इन दोनों पहले मैट्रिक्स को ऐड करेंगे जो लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन है। तो देखिए पहला मेंबर ये है कि किस में ऐड होगा, ये दूसरा है, ये इसमें ऐड होगा, ये तीसरा सी है, ये इसमें ऐड होगा, और डी तो A3 में ऐड होगा। हम यकीनन उसको ऐड तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उसे एक सिंपल मैट्रिक्स बना रहे हैं। ये होगा A + 3, ये हो जाएगा B + -1 करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं समझ रहा हूँ कि B के अंदर जब -1 को ऐड करेंगे तो B -1 बन जाएगा। नाउ C विल बी एडेड टू 1 एंड D विल बी एडेड टू 0। मैं इसमें भी चाहता हूँ कि हम कॉमन सेंस को प्रिवेल करें कि D में 0 को ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, D ही आ जाएगा। तो D + 0 मैं नहीं लिख रहा हूँ, सिंप्लीफाई होने के बाद वो D ही बन जाएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस जो है मैं इसके अंदर उसको अपने सामने रखिए। और ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में सिर्फ वैल्यू है 1। अभी दोनों मैट्रिक्स के बराबर है तो इसका मतलब इनकी अंदर जो एंट्रीज हैं एट ए स्पेसिफिक प्लेस, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एंट्रीज आ रही हैं इसमें यहाँ देख लीजिए, इस तरह से अगर हम इसको क्लासिफाई कर लें तो 4 वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर भी इसी तरह से ये 4 वैल्यूज़ हैं, और इन चारों वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं 2 रोज कौन सी वैल्यू किसके साथ करस्पॉन्ड करेगी। तो पहली वैल्यू यहाँ A + 3 इज गोइंग टू करस्पॉन्ड विद 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी कि A + 3 = 1। ये है, ये बिल्कुल जैसे ये करस्पॉन्ड कर रही थी रिस्पेक्टिव, ये 1 के साथ मिल गई जाके। C + 1 जो है ये 0 के साथ करस्पॉन्ड करेगी, B - 1 जो है ये भी 0 के साथ करस्पॉन्ड करेगी, और D जो है वो 1 के साथ। तो D की वैल्यू तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं आसानी के साथ, इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। A + 3 =
1 के बराबर है और ये इक्वेशन बन गई. नाउ वी विल यूज अ लिटिल मैथ्स हियर. दिस विल बी 1 minus 3, so a will be equal to -2. a की वैल्यू आ गई आपके पास. नाउ लेट्स फाइंड नेक्स्ट. b minus 1 is equal to 0. b minus 1 equal to 0. So next step में इसका आंसर आ जाएगा b will be equal to 0 plus 1, that will be 1. तो ज़रूरी नहीं है कि 0 plus 1 को शो किया जाए कि 0 और 1 ऐड हो रहा है. Now look at c plus 1 is equal to 0. c plus 1 equals to 0. It means c will be equal to -1. Simple. और d जो है उसके साथ कुछ और लगा हुआ नहीं. d की डायरेक्टली वैल्यू इक्वल आ जाएगी. d इज इक्वल टू 1. में 4 अननोन्स थे a b c d जिनकी वैल्यू हमें निकालनी थी. चारों की वैल्यूज आ गई. a की वैल्यू -2 है, b की 1 है, d की भी 1 है और c की -1 है. सो दिस इज हाउ वी फाउंड दीज वैल्यूज. लेकिन हमने किस उसूल पे काम किया है? इसमें हमने एक एक्स्ट्रा काम किया है कि मैट्रिसेस को ऐड किया है, जो कि हमें आता है. उसके बाद में हमने इस रूल पर बेस किया है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दोनों मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं, जो कि बताया गया कि इफ़ दिस इज़ ट्रू, तो फिर हम इसकी बेस के ऊपर हमने एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ मैच किया है और वैल्यूज निकाली है. ओके, सो दीज 2 questions were mainly based on equality of matrices. Now I'll switch to next type of property in the next lesson. Okay, so that you can focus here. ये छोटा सा काम हुआ है 2, लेकिन मेनली बात जो इम्पोर्टेंट सीखने की थी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर भी क्वेश्चंस बेस हो सकते हैं. Okay, then if I switch to next topic in this lesson, it will be too longer. So wait for the next. Thank you.